हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम इतिहास की श्रृंखला शुरू किए हैं। अब हम उसी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। इस प्राचीन भारत के इतिहास में अब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल के तीन काल होते हैं। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया था। अब हम इस क्लास में मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे और नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मध्य पाषाण काल की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। मीसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल मतलब मीसोलिथिक एज। ये पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। काल के मध्य का काल है। तो ये मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का काल है और इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहता है। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। बहुत सारे इतिहासकार इसे 9,000 ईसा पूर्व तक भी कहते हैं। तो इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व या 6,000, बहुत ज्यादा 6,000 ईसा पूर्व तक है। अगला है मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हुई। जिससे घास के मैदान बढ़े तथा घास खाने वाले जीव जैसे बकरी, भेड़, गाय आदि की संख्या बढ़ी। और इन्हें मानव ने पालना शुरू किया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन शुरू किया। मध्य पाषाण काल में जलवायु कुछ गर्म हुई। जब जलवायु गर्म हुई तो बर्फ पिघली। बर्फ पिघलने से घास के मैदान बढ़े। जब घास के मैदान बने तो घास खाने वाले जो जीव थे जैसे बकरी, भेड़, गाय आदि की संख्या बढ़ी और इन्हें मानव ने पालना शुरू किया। जब ये पालतू जीव बढ़ गए तो इन्होंने मानव ने इसको पालना शुरू कर दिया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन शुरू किया। तो मध्य पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000, 9,000 ईसा पूर्व जो भी मान ले वो है। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। और मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हुई।
जब जलवायु गर्म हुई तो बर्फ पिघली, बर्फ पिघलने से घास के मैदान बढ़े और घास खाने वाले जीव बकरी, भेड़, गाय आदि की संख्या बढ़ी और इन्हें मानव ने पालना शुरू किया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन शुरू किया था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा था कि मानव का मुख्य काम शिकार करना था। वो शिकार करता था और जो कुत्ता होता था उसके शिकार में उसकी सहायता करता था। कुत्ते की सहायता से मानव शिकार को आसानी से पकड़ लेता था, इसलिए मानव ने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता उसके शिकार में उसकी सहायता करता था। इसके बाद मानव ने भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालना शुरू किया। कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ बकरी को पालना शुरू किया, क्योंकि भेड़ बकरी जो होते हैं वो कुछ भी घास फूस खाकर आसानी से जीवित रह लेते हैं। तो भेड़ बकरी को पालना आसान था, क्योंकि ये किसी भी जगह पे मिल जाते थे। तो मानव ने इसके बाद भेड़ बकरी पालना शुरू किया। और मवेशी का मतलब होता है जो दूध देते हैं, उनको मवेशी कहा जाता है, जैसे गाय, भैंस आदि को मानव ने सबसे अंत में पाला। तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, फिर भेड़ बकरी को पाला, उसके बाद मानव ने मवेशियों को पाला सबसे आखिरी में। और मध्य पाषाण काल में मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। अब मानव भोजन पका कर खाने लगा था। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। अब मानव भोजन को पका कर खाने लगा था। और मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि संस्कार, मानव ने शवों को दफनाना व जलाना शुरू कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसने शवों को दफनाना और जलाना सब कुछ शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा था। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा था। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तथा छोटे जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था।
चिड़ियों तथा छोटे जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। तो मध्य पाषाण काल के मानव छोटे पत्थर के औजार बनाता था, इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ, और इनका आकार 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता था और इनका उपयोग भाले तथा तीर की नोक बनाने में किया जाता था। और भाले और तीर का उपयोग चिड़ियों तथा छोटे जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे जानवर और चिड़िया भी हो गए थे और इनके शिकार के लिए तीर कमान आवश्यक था। इस तरह से छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा। मध्य पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक को मध्य पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाने की तकनीक है उसे फ्लूटिंग कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि करना शुरू नहीं किया था। मध्य पाषाण काल जो था उसमें मानव ने कृषि करना शुरू नहीं किया था। मध्य पाषाण काल में मानव ने केवल पशुपालन शुरू किया था, कृषि शुरू नहीं किया था। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल इस प्रकार है। मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाने की तकनीक है उसे फ्लूटिंग कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य शुरू नहीं किया था, केवल पशुपालन शुरू किया था। केवल पशुपालन शुरू किया था। पशुपालन मानव ने शुरू तो किया था, तो हमें पता कहां से चला? ये हम देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल, पहला है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और दूसरा है बागोर राजस्थान। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वाले दो प्रमुख स्थल हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। यहाँ से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक जो है उसका नाम है फ्लूटिंग। और मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू नहीं किया था और केवल पशुपालन शुरू किया था। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। अब अगला है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ से मध्य पाषाण काल के हमें अवशेष प्राप्त हुए, वे प्रमुख स्थल है। पहला है बागोर राजस्थान, दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दमदमा सराय नार राय,
मादहा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में। और मोरहाना पहाड़, मोरहाना पहाड़ ये भी उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। इस तरह से ये मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। जो दमदमा है पूरा मध्य पाषाण काल का स्थल। दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले हैं। जिसमें से एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल मिले। और एक पूरा स्थल है लेखैया, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसे 17 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें से एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल मिले हैं। और लेखैया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। एक जगह एक कब्र, हाँ एक से ही। और सराय नाहरराय से प्रथम स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात स्तंभ गाड़ कर झोपड़ी या छत बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले और लेखैया से 17 मानव कंकाल मिले। और जो सराय नाहरराय से, वहां से प्रथम स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले। स्तंभ गर्त का मतलब होता है कि स्तंभ जैसे एक बांस बल्ली गाड़ देते हैं लोग, बांस बल्ली गाड़ के झोपड़ी वगैरह बनाया जाता है, तो उस तरह के साक्ष्य मिले हैं इससे। मध्य पाषाण काल में भी मानव गुफाओं में ही वास करता था। गुफाओं में ही वास करता था। उसने स्थायी तौर पर घर बनाकर रहना शुरू नहीं किया था। मध्य पाषाण काल में भी मानव गुफाओं में ही रहता था। जैसे पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि मानव गुफाओं में रहता था, वैसे मध्य पाषाण काल में भी गुफाओं में ही रहता था और स्थायी तौर पे अभी भी घर बनाकर नहीं रहता था। मध्य पाषाण काल में भी मानव मध्य पाषाण काल में मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिले।
केवल लंगनाज गुजरात तथा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से कुछ स्थानों पर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मानव गुफाओं में ही रहता था और स्थायी तौर पे घर बनाकर रहना शुरू नहीं किया था और मृदभांड के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल लंगनाज एक गुजरात में है और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, वहां पर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला क्या है, दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले और लेखैया उत्तर प्रदेश का स्थल है, इससे 17 मानव कंकाल मिले और सराय नाहर राय जो स्थल है इससे प्रथम स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात स्तंभ गाड़कर छत बनाई गई है ऐसा साक्ष्य मिला है। और मध्य पाषाण काल में भी मानव गुफाओं में ही वास करता था। मध्य पाषाण काल में मानव गुफाओं में ही वास करता था, उसने स्थायी तौर पर घर बनाकर रहना शुरू नहीं किया था। और मध्य पाषाण काल में मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिले। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जब मानव खेती नहीं करता था तो उसको कुछ इकट्ठा भी नहीं करना था, तो उसके लिए मृदभांड भी जरूरी नहीं थे, इससे साक्ष्य नहीं मिले। केवल कुछ जगहें हैं जैसे लंगनाज गुजरात और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर मृदभांड के साक्ष्य मिले, बाकी कहीं पर भी मृदभांड के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में नहीं मिले। और मध्य पाषाण काल में गुफाओं पर बने चित्र बहुतायत में मिले हैं। चित्र बहुतायत में मिले। गुफाओं की दीवारों पर शिकार तथा दैनिक जीवन से जुड़े दृश्य, दैनिक जीवन की घटनाओं के दृश्य से संबंधित चित्र मिले। मध्य पाषाण काल में गुफाओं पर बने चित्र बहुतायत में मिले। गुफाओं की दीवारों पर शिकार तथा दैनिक जीवन की घटनाओं के दृश्य से संबंधित चित्र मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल जो है वहां पर गुफाएं जो होती थी जहां मानव रहता था, वहां की दीवारों पर ये चित्र बनाया करता था और ये चित्र शिकार और दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे भीमबेटका गुफाएं, मध्य प्रदेश में करीब 500 गुफाओं में ऐसे चित्र बने हुए मिले। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो चित्र बनाता था वो चित्र भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश से मिले हैं
और इनमें करीब 500 चित्र मिले हैं। तो इस प्रकार जो पूरा पाषाण काल के आखिरी टाइम पर मानव गुफाओं पर चित्र बनाने लगा था, वो मध्य पाषाण काल में बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गए थे। और मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से ये चित्र बहुतायत में मिले हैं। इस प्रकार हमने आज मध्य पाषाण काल की क्लास पूरी कर ली है। अब हम अगली क्लास में नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।